18वीं लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर विपक्ष के हंगामे तक युवाओं की फिक्र और नीट पेपर लीक का जिक्र दोनों नजर आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। विपक्ष लगातार सरकार से सड़क से लेकर सदन तक नीट पर सवाल पूछ रहा है। नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस और आईएनडीआईए गठबंधन एकजुट नजर आता है, तो वहीं सीबीआई ताबड़तोड़ छापे भी मार रही है। इस बीच विपक्ष ने केंद्र सरकार से पेपर लीक और अन्य कथित अनियमितताओं के सामने आने के बाद प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित और रद्द करने को लेकर सीधा सवाल किया। एक तरफ विपक्ष सदन में आवाज दबाने की बात कर रहा है, तो सरकार ये कह रही है कि हम तो सदन में चर्चा को तैयार हैं, पर लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नीट का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान के जो छात्र हैं उन्हें हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। ये युवाओं का मामला है। सदन से यह संदेश जाना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और विपक्ष मिलकर छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं। खैर, सदन से लेकर सड़क तक जारी है हंगामा, सरकार के माथे की लकीरें बढ़ा रहा है। से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो। हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई। राधाकृष्णन जी की कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ में यश श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस से, राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है आपका। निवांश शर्मा है हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, संजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका, स्टूडियो में मौजूद हैं। महेश वर्मा बीजेपी से हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। चलिए, शुरुआत में कांग्रेस के साथ में करूंगे। यश जी, लगातार सवाल कांग्रेस पूछ रही है सरकार से, लेकिन सरकार का कहना कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अगर हो हल्ला होगा उस पर तो धन्यवाद प्रस्ताव होता है। हो हल्ला क्यों? आप मुझे एक मौका बता दीजिए जब सरकार ने विपक्ष ने कुछ कहा हो, उसको इसी तरीके से नकारा ना हो। इस सरकार ने क्या आपने कभी सुना है कि विपक्ष ने विरोध किया और सरकार ने कहा हाँ हाँ ये मुद्दा सही है, आइए हम चर्चा करें? नहीं। किसान आंदोलन के समय भी वही बात हुई, महिला पहलवानों के समय भी वही बात हुई, मणिपुर में 1 साल तक यही हुआ और अभी भी यही हो रहा है। आज T1 दिल्ली का एयरपोर्ट जो टर्मिनल था, मार्च में उद्घाटन हुआ था, भयानक तस्वीरें आई हैं और आज भी हमारी सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है।
हम पर एहसान जताया जाता है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, अभी आपकी रिपोर्ट में आया, और ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो पहले का बना हुआ था, दूसरी कंपनी ने दिया था। तो पूछा जाना चाहिए कि क्या कोई भी भ्रष्ट ठेकेदार हमारे साहब को उद्घाटन के लिए बुला सकता है कि आइए हमारे घटिया निर्माण का आप एंडोर्समेंट कीजिए, उसके बाद वो गिर जाए तो जिम्मेदारी किसी की भी नहीं होगी? या फिर क्या नरेंद्र मोदी उठा के किसी भी रैंडम उद्घाटन में पहुंच जाएंगे, जो उनको बुला ले वो पहुंच जाए? ये पूछा जाना चाहिए। और इस समय नीट परीक्षाओं के समय हम सब ने देखा, राहुल जी ने जैसे ही नीट की बात की, ओम बिरला ने माइक बंद कर दिया। ये हम उनके पिछले कार्यकाल से देख, तो वो हल्ला बोल कौन रहा है? ये बीजेपी आरएसएस के लोग, जिनका पूरा राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो तोड़ फोड़, दूसरों की रैली बंद करना, पर्दे जलाना, जाके तमाशा करना, जबरदस्ती संस्कृति के नाम पे उत्पात मचाना, इनके पूरा इतिहास ये है। आज ये कह रहे हैं हो हल्ला, होते कौन है ये कहने वाले? इनको पहले अपने सारे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए, इनको न्याय के कटघरे होना चाहिए। ठीक है, निवान जी जुड़े हुए हमारे साथ में। आप सभी को बता दूं, महेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका। निवान जी, लगातार सरकार कह रही है कि भाई हम तो जवाब देने को तैयार हैं। अगर शालीनता से धर्मेंद्र प्रधान को ये सुनना चाहेंगे तब तो सुन पाएंगे, लेकिन सुनना ही नहीं चाहते। और बटन बंद करने की बात कही है यहाँ पर यश जी ने, तो स्पीकर साफ तौर पर कह रहे थे कि मेरे पास कोई बटन तो होता नहीं है कि मैं माइक ऑफ कर दूंगा। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इशू इतना गंभीर है क्योंकि ये यूथ को एड्रेस करता है, ये युवाओं से रिलेटेड है, युवाओं के भविष्य से रिलेटेड है। आप सोचिए कितने परिवार इस समय इस इशू से इन्वॉल्व हैं, कितनी फैमिलीज, कितने पेरेंट्स, कितने लोगों का बलिदान, त्याग, कितनी मेहनत करके बच्चा जो है वो परीक्षा की तैयारी करता है और उसको ये पता लगता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई या पेपर लीक हो गया है। प्रॉब्लम ये है, क्यों ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे राजनीति हम समझते नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्यों ये इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सरकार ने प्रथम दृष्टिया आकर जो सबसे टॉप मोस्ट जिनको इस इशू को एड्रेस करना चाहिए था, उन्होंने आकर क्या कहा? उन्होंने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो देख ली जाएगी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सरकार ने इसे खारिज कर दिया। और वही चीज जो है वो जो ये पेपर लीक करते हैं या जो गिरोह है उनको और इनकरेज करती है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कहना चाहता हूं, अभी सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। ऐसी सीबीआई की इंक्वायरी ऐसे सिमिलर केसेस में पहले भी चल चुकी है। हरियाणा में ऐसे केस आए थे, गुजरात में ऐसे केस आए थे, बिहार में ऐसे केस आए थे, यूपी में ऐसे केस आए थे, और सभी में आप जानकर हैरान होंगे कि पैटर्न एब्सोल्युटली सेम था। ये रैंडम क्राइम नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसको 3 तरह से किया जाता है: प्री क्राइम, ड्यूरिंग द एग्जाम क्राइम एंड पोस्ट क्राइम। प्री क्राइम में जो है बच्चों को सेफ हाउस में ले जाया जाता है, ये पहले भी सामने आ चुका है। एग्जाम के दौरान चीटिंग कराई जाती है, ये पहले भी सामने आ चुका है। और पोस्ट एग्जाम में जो है वो बच्चों की ग्रेस मार्किंग होती है, ये पहले भी सामने आ चुका है। अब तो हद ये हो गई कि अब इन्होंने जो रिजल्ट्स थे वो 14 जून की जगह 4 जून को कर दिए। क्या आप ये मान सकते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन रिजल्ट्स को प्रीपोन्ड करने का क्या टॉप अथॉरिटीज के बिना हो गया होगा? जिस दिन को देश में रिजल्ट आने थे इलेक्शंस के, उसी दिन नीट एग्जाम का रिजल्ट लाना, क्या जब ये लेकर टॉप अथॉरिटीज के पास गए होंगे उन्होंने पूछा नहीं होगा कि इतना बड़ा डिसीजन आप क्यों लेना चाहते हैं? देश में रिजल्ट आने हैं, उसमें मिक्स क्यों करना है, अलग से करेंगे? तो हमारा ये कहना है ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, हजारों करोड़ रुपए का क्राइम है, जिसके अंदर बच्चों से 50 से 60 लाख रुपए एक पेपर के लिए जाते हैं। आप सोचिए इसका क्या लेवल है। ये हरियाणा में, ये गुजरात में, और एसआईटी की जांच में ये सामने आया था कि ये इंटर स्टेट गिरोह है जो पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड रूप में काम करता है। गुजरात के बच्चों को हरियाणा में लाया जाता है, हरियाणा के बच्चों को यूपी ले जाया जाता है, और इंटर स्टेट गैंग की तरह काम किया जाता है। इसको केवल और केवल ये कह देने से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप अच्छे से चर्चा करिए। इसमें कुछ सख्त कार्रवाई सामने आनी चाहिए। ये बच्चों के भविष्य की बात है और कुछ नजर नहीं आ रहा। सरकार अपनी आंखें बंद हिसाब से करके सख्त कार्रवाई क्या है निवान जी? सख्त कार्रवाई आपके हिसाब से क्या? सख्त कार्रवाई ये है कि जो टॉप मोस्ट लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ऊपर से एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। जिन्होंने ये कहा था कि ये तो क्राइम, ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, 1-2 सेंटर में आया, सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों उन पर कार्रवाई नहीं होती? क्यों 1-2 लोगों को पकड़ के सामने स्टिंग ऑपरेशंस आ गए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम पकड़ भी लेंगे तो हम तो बेल पर टूट के फिर आके फिर करेंगे। और ये आज की बात नहीं, हम तो आपको विद प्रूफ कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 2 साल पहले इस मुद्दे को उठाया था जब हरियाणा में ये सेम तरह से स्कैम हुआ था, पेपर लीक हुए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सीबीआई जांच हुई, एसआईटी की रिपोर्ट आई, पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर पेपर लीक होते हैं, हर स्टेट में पेपर लीक होते हैं। जब तक इस नेक्सस को पूरी तरह से ब्लॉकेड करके खत्म नहीं किया जाएगा और टॉप मोस्ट लोग जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगा हमारे देश में। ठीक है राजलक्ष्मी जी, निवान जी जुड़े हुए हैं। निवान जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक इस नेक्सस को ब्रेक नहीं किया जाएगा तब तक कुछ भी सॉल्यूशन नजर नहीं आता है। लेकिन क्या राज्यसभा के अंदर वेल में चले जाने से नेक्सस खत्म हो जाएगा या हंगामा करने से नेक्सस खत्म हो जाएगा? क्या लगता है आपको, नेक्सस खत्म होने के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर हमें करनी पड़ेगी या हंगामा करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जी नमस्ते पूजा जी, आपने बड़ा ही गंभीर विषय लिया है। और देखिए, ये विषय आपके लिए भी गंभीर है, हम सबके लिए गंभीर है। लेकिन क्या आपने सुबह से ये एक ही विषय पे आपने चर्चा की है? आपने अलग अलग विषयों पे चर्चा की होगी, आपका डिबेट का फॉर्मेट हुआ होगा। मुझे आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से एक कॉल आया था कि 6 बजे का ये डिबेट है, तो हम 6 बजे से के बाद इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि नहीं, मुझे तो अभी 4 बजे ही बैठ के आपके साथ इस विषय पे चर्चा करना है, भले ही आपका डिबेट का विषय कुछ भी हो। ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए, ये बार बार क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, हर एक विषय के लिए कोई एक डिबेट का या कोई भी एक विषय का एक अपना अपना स्थान होता है। अभी आज जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जो उनका जो एक मुख्य उनको एक स्थान देना चाहिए, तो वो उसको न देते हुए आप कहेंगे कि नहीं, मुझे इसी विषय पे बात करना है। आप क्योंकि हमको ये विषय ज्यादा गंभीर लगती है, गंभीर है, लेकिन आप एक फॉर्मेट आप फॉलो कीजिए, उसको हर विषय को रिस्पेक्ट कीजिए। देखिए, मणिपुर के विषय में भी यही हुआ कि उन्होंने इतना ज्यादा उसमें शोर मचा दिया कि कोई भी विषय पे उस पर चर्चा ही नहीं हो पाई। तो वो चर्चा होने के लिए आपको भी एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको मुद्दे सामने रखने पड़ेंगे। अगर हम में से हर कोई पैनलिस्ट एक ही समय पे चिल्लाने लग जाए तो किसी की भी कोई भी बात आप तक पहुंचेगी नहीं और ये विषय ही नहीं हो पाएगा, चर्चा ही नहीं हो पाएगी। तो चर्चा करके अभी जो 2-3 विषय जो मंत्री जी ने भी रखा है कि एक कमेटी का गठन हुआ है, उसके बाद सीबीआई की भी जांच हो रही है, तो ये जो है सिस्टमैटिक तरीके से इसको देखना पड़ेगा। देखिए, 2013 में जो नीट की जो स्थापना हुई, वो एक यही विषय से तो हुई कि जो 2017 में 2013 में नीट की स्थापना हुई थी। 2013 से 18 तक जो है सीबीएसई इसको कंडक्ट करती थी एग्जाम को, और 2018 से लेकर एनटीए इसको कंडक्ट कर रही है। तो 2013 में यूपीए सरकार के वक्त इसको स्थापित किया था। क्यों? क्योंकि छात्रों को ये कन्वीनियंस हो कि उनको हर राज्य में जाकर अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़े। तो और ये भी था कि जो सुप्रीम कोर्ट में बार बार यही सब केसेस आ रहे थे कि बार बार हर जगह पे पेपर लीक हो रहे थे, तो ये सब जो है इस विषय को खत्म करने के लिए नीट की स्थापना हुई थी। और लेकिन उसके बाद देखिए 2018 के बाद जो है एनटीए ने इसको कंडक्ट किया हुआ है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि हर अलग अलग राज्यों में ये ऐसा कुछ पेपर लीक हुआ ही नहीं, ये बड़ी दुखद बात है। देखिए, हालांकि अभी जो आपके प्रवक्ता है, उन्होंने ये मतलब कितनी चतुराई से उन्होंने केवल भाजपा शासित राज्यों का नाम ले लिया। वो तो भूल गए कि झारखंड में यही हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। तो ये सब जो है हर जगह पे जो हो रहा है, उसके लिए क्या एक हर इंटेलेक्चुअल ने इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए ठीक तरीके से कि इसको एक पारदर्शी होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आज का जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करते हुए जैसे सैट एग्जाम्स होते हैं, देखिए कितने सारे पूरे विश्व भर के बच्चे उसमें बैठकर उसमें कोई भी आपको कॉपी करने की कोई चांस ही नहीं होता। तो ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक ऐसी व्यवस्था की डिमांड चाहते हैं बच्चे भी, क्योंकि परिवारों की उम्मीदें टूटती हैं, उनकी मेहनत नष्ट होती है। कई बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो, कई बच्चे जो सेलेक्ट नहीं वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो ताकि उनको चांस मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पहलू हैं और सभी के बीच बैलेंस स्थापित भी करना होगा इस बीच। लेकिन क्या वो बैलेंस, क्या वो तमाम क्वेरीज सदन में हंगामा करने से या जवाब से भागने से हो जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसमें देखें, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और ऑलरेडी क्राइम हो चुका है, जिसमें लगभग 24 लाख बच्चों के करियर का सवाल है। ये ऐसे बच्चे हैं जो अपना करियर स्टार्ट करने के कगार पे आए हैं और 24 करोड़ बच्चों को इस तरह से पॉलिटिसाइज करके मुद्दे को भटकाने से ज़्यादा अच्छा है कि जब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो उनको चर्चा करनी चाहिए। सरकार की तरफ से जो कार्रवाई करी गई है वो कार्रवाई, उससे ज़्यादा कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जितनी कार्रवाई की गई है वो सटीक कार्रवाई है, सबसे हाईएस्ट जो आपका इन्वेस्टिगेशन। लेकिन लगातार विपक्ष पेपर रद्द करने की मांग भी कर रहा है। नहीं, पेपर रद्द करना एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब 24 लाख बच्चों का जब आप भविष्य देखेंगे तो उसमें से सिर्फ 2000-1500 के करीब ऐसे बच्चे होंगे जो इससे बेनिफिट लिए होंगे या इसमें सम्मिलित होंगे। लेकिन बाकी जो बच्चे जो इतने साल तैयारी करते हैं, इतने साल से लगे हुए हैं, उन बच्चों के करियर का भी देखना होगा। इसलिए ज़रूरी यह है कि कैंसिल नहीं करने के बजाय जो इसको सुधार की प्रक्रिया होनी चाहिए वो सुधार करना चाहिए और चर्चा करके, एक जैसा अभी मैडम बता रही थी कि चर्चा करके एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं फिर पुनरावृत्ति नहीं हो। इस तरह की घटनाओं को मैं थोड़ा सा आपको इसके इतिहास में ले चलूँगा। इसका पेपर लीक का जो मामला है ये कोई नया मामला नहीं है, बहुत सालों के बाद ये इस तरह की घटना आई है, खासकर जो मेडिकल प्रोग्राम्स हैं उसके लिए। 90 के दशक से ये प्रक्रिया चल रही है। ये एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है जिसमें बड़े बड़े लोगों का नेक्सस होता है। अब इस नेक्सस को तोड़ने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठकर इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। हंगामे करने से सत्र खराब हो रहा है, बाकी विषय भटक जा रहे हैं, उन सबों को रोकना चाहिए और संसद का जो गरिमा है उसको देखना चाहिए। लेकिन इसको इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि इसको जो एजेंसी इस पे काम कर रही है। यही समस्या है कांग्रेस की सर, आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग विषय नहीं उठाते, यही समस्या है सर। अब ये आप छतगिरी का विजुअल दिखा रहे हो सर। नहीं, छतगिरी का विजुअल दिखा रहे हो आप। मुद्दा जो है एनडीए चल रहा है, नीट चल रहा है, आप छत पर आ गए सर। हाँ, आप ये बताइए कि हम कब सवाल करें आपसे। हम आपको एनटीए दिखाएंगे तो आप कहने लगेंगे कि आज इतना बड़ा टर्मिनल गिरा है, आप उसकी सुध नहीं ले रहे हैं। हम आपको ये दिखा रहे हैं तो आप कह रहे हैं आपकी सर मैं चर्चा नीट पर कर रही हूँ, नीट पर आप बात कर लीजिए अभी। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है पूजा जी। ठीक है, ये आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये इसलिए आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपको ये फोटो देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर किसी को, शायद आपको नहीं, पर किसी को तो नहीं लग रहा। और ये क्यों नहीं है? मैं तो कहता हूँ ये तमाम तर्क। ठीक है, पहले मैं महेश शर्मा जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद इन पीड़ितों के, इन मृत लोगों के परिवारों को ये जरूर बोलिए कि कांग्रेस की टाइमिंग खराब है, जरूर बोलिए। ठीक है, मैं बोलूंगी और जब जांच होगी तो 2009 में जिस तरीके का मटेरियल यूज हुआ, टेंडरिंग जैसी हुई, वो भी निकल कर सामने आएगा। फिलहाल महेश वर्मा जी के पास में जा रही हूँ। महेश जी, लगातार सवालों के घेरे में बीजेपी है, सड़क से लेकर सदन तक। सवाल सिर्फ आपसे, क्योंकि सत्ता आपकी है, जवाबदार आप है। विपक्ष कह रहा है कि जवाब देने से भाग क्यों रहे? जो बात मीडिया में कह रहे हैं वो बात सदन में कह दीजिए सर, क्या जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान मीडिया के सामने तो बयान दे रहे हैं ना, सदन में भी बोल दें। नहीं, ये तो सदन, संसद, सड़क पे सब तरह से जो है ना उत्पात और उन्माद के तहत जो है बात करना इनको सुहाता है। और किसी भी मुद्दे को ये जनहित के बारे में तो सोचते नहीं है। जनहित के बारे में इनकी सोच जो है कभी ना थी न कभी रहेगी। आज भी जब ये बच्चों के भविष्य की कहीं बात कर रहे हैं तो उसमें भी देखिए कि अगर हम कहीं ये सदन में चर्चा करेंगे तो इनका चाल चेहरा चरित्र कहीं सामने आ जाएगा। मैं देख रहा था कि कम से कम हर साल 70 से 80 पेपर लीक के मामले होते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट आज जहां पर लोगों का विश्वास है, लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, आशा है कि वो इसके ऊपर जो भी गुनाहगार है उनको छोड़ेगा नहीं। दूसरी बात कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर जज सुनवाई कर रहा है, लेकिन सर ये भी कभी नहीं हुआ कि इस तरीके की अनियमितता सामने आई हो और घड़ी घड़ी बयान बदले हो, ये भी कभी नहीं हुआ सर, उस पर भी बोलिए।
मैडम मैं आपको कम से कम 8 से 10 ऐसे घटना बता सकता हूँ जो हमारे अपोजिशन के जो मित्र हैं वहाँ उनकी शासन है और वहाँ घटना कंपटीशन घटी है और आपका, उन्होंने बयान बदला तो आप भी बदलेंगे। अरे मैडम वहाँ FIR तक नहीं दर्ज हुआ, और जिस केस में FIR दर्ज हुआ आपको सुन के हैरानी होगी कि बिहार में बहुत चर्चित एक लालू यादव के टाइम में एक घटना घटी थी कि जो छपरा में हुआ था और उसमें केस दर्ज हुआ और आज तक उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। तो अगर इस देश में कानून सख्त बना है, इस देश में अगर कहीं CBI की जांच हो रही है, उसमें कमेटी बैठ गई, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने पहले दिन से इसमें अपने, वो एक अथॉरिटी है, वो डिसीजन लेने वाले। आज सुप्रीम कोर्ट का जज कोई हियरिंग कर रहा हो और उसको कहिए कि नहीं तुम अब इस्तीफा दे दो क्योंकि तुम हियरिंग पे कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। देश का शिक्षा मंत्री अगर यही बात होती तो पूरे कांग्रेस को इस्तीफा दे देना चाहिए था। राजस्थान के मामले में, बैंगलोर के मामले में, हिमाचल के मामले में, यहाँ भी लीक हुई है, पेपर क्यों नहीं लीक हुआ? मैं 10 ऐसी घटनाएं आपको बता देता हूँ। तो सवाल ये इस्तीफा सर देखिए, आरोप का जवाब आरोप नहीं होता, क्योंकि अगर आरोप का जवाब आरोप रहेगा तो मैं जब सवाल पूछूंगी तो आपको भारी पड़ जाएगा। सर गहलोत सरकार में 8 पेपर लीक हुए, सर गहलोत सरकार में 8 पेपर लीक हुए, तो भजन लाल सरकार में 3 महीने के अंदर 3 हो गए, उसका भी जवाब फिर दीजिए। समझ क्यों नहीं रहे कि मुद्दा बच्चों के भविष्य का है? अरे मैडम वही बात वो करते हैं, वही बात आप करते हैं। अरे ऐसे हिट एंड रन की तरह अगर क्वेश्चन आप सवाल और जवाब सुनिएगा कि बोल के भाग जाइए तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। भजन लाल सरकार में कौन सी 3 बताइए ना, मुझे अपने दर्शकों को बताइए ताकि समझ में आए कि भजन लाल सरकार में कौन सी 3 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके ऊपर आपने उनका नाम लेके और गहलोत सरकार से उसकी तुलना कर दी। यही तो समझ में नहीं आता है सर। मुद्दा ये अगर है इस तरह के गुमराह करने वाले सवाल अगर और आप उठाएंगे तो मैं आपको डेट वाइज करनी चाहिए। आपके पास अगर इतना टाइम हो तो मैं नहीं आपके पास अगर इतना समय हो तो मैं गिनती करा देता हूं कि कब कब क्या क्या घटनाएं घटी। एक बात। दूसरी बात कि इस देश में क्या इससे पहले कभी सख्त कानून, आपको मालूम है बिहार में एक महामाया मैट्रिकुलेशन होता था जिसमें बैठ के लिखा, सामने किताब रख के लिख लीजिए और मैट्रिक पास कर जाइए। लालू का लालटेन युग आया। आप देखिए हमारी और नियत और नीति की बात कर रहे हैं। 50-60 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने नकल अध्यादेश लेकर आए, उसके ऊपर हमारी सरकार चली गई। हम तो वो लोग हैं जो हमारी नीति और नियत इस चीज को लेकर हमेशा जो है इतनी प्रखर रही है और इतनी ठीक है, मैं वापस आऊंगी ब्रेक के बाद, वापस आऊंगी और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है और सवाल युवाओं के भविष्य का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत जल्दी से एक बार आपको तमाम मेहमानों से रूबरू दोबारा से करवा देती हूँ। यश श्रीवास्तव कांग्रेस से जुड़े हैं, राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक, निवास शर्मा आम आदमी पार्टी से, संजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार, महेश वर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। यश जी, कांग्रेस लगातार सवाल तो पूछ रही है, सॉल्यूशन नहीं बता रही है। सर सॉल्यूशन पे भी कुछ प्रकाश डाल दीजिए। सॉल्यूशन तो हमने सबसे पहले बताया है, बताइए। परीक्षा रद्द हो, जिम्मेदार मंत्री और तमाम अधिकारियों पर तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबन करके जांच शुरू हो, और उसके बाद ये जो बयान दिए जाते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा कोई भी हो दोषी, ये करके दिखाया जाए। ये चिंटू बंटू को पकड़ने से कुछ नहीं होता है। शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं इतने दिनों से? पहले कहते हैं कोई समस्या है ही नहीं, घोटाला है ही नहीं, उसके बाद जब आरोपी पकड़ा जाता है अपना गुनाह। यश जी को और महेश जी को स्क्रीन पर लेकर के आएगा। जी महेश जी, आपका काउंटर है, इसके बाद यश जी के सवाल को सुनेगा ध्यान से। जी अब मैंने जो शुरू में कहा था वो मैं फिर से कह देता हूं। आज ही हमने एक दुर्घटनाग्रस्त देखा दिल्ली में, T1 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, मार्च में उसका उद्घाटन हुआ था। अब क्या कहेंगे कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा? या तो ये उद्घाटन करने के लिए किसी के भी पास चले जाते हैं, या फिर इनको कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है, बस हमको उद्घाटन करने को मिलना चाहिए। ये 2 ही मतलब निकलते हैं इनके। और जितने भी भ्रष्ट ठेकेदार हैं वो अपने घटिया निर्माण हो या घटिया परीक्षा प्रक्रिया हो या कुछ भी हो, उसका उद्घाटन करने के लिए वो इनके नेता को बुला लेते हैं और साफ निकल जाते हैं। एनटीए के चेयरमैन को अपनी ही घपले के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दिया गया। इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? अब ये इसके जवाब में ये बोलेंगे कि वो हल्ला हो रहा है, तो क्यों ना हो वो हल्ला। इनका पूरा इतिहास है फिल्मों के पर्दे जलाने का, हर 14 फरवरी को बच्चों को परेशान करने का, चाहे जब स्कूलों में जाके आज फैंसी ड्रेस में ये नहीं पहनोगे वो नहीं पहनोगे, महिलाओं को घेर के प्रवचन देने का, ये इनका इतिहास है।
ये हम कभी करेंगे नहीं। इनकी पार्टी के तो सांसद संसद भवन के बाहर खड़े होकर फिल्म का प्रचार कर रहे हैं क्योंकि करियर फ्लॉप है उनका। तो ये हरकतें तो हम करेंगे नहीं, लेकिन सवाल तो उठाएंगे। किसान आंदोलन पे भी उठाए हमने, मणिपुर पे भी उठाए, महिला पहलवानों के साथ भी हम खड़े हुए, आज नीट के छात्रों के भी साथ हम हैं, और इस दुर्घटना के साथ भी हम हैं। बिहार में आज ही 10वां पुल ढहा है, जबलपुर में भी हुआ है ऐसा ही कुछ, जबलपुर में भी एक एयरपोर्ट का हिस्सा गिरा है, और ये सब में कॉमन फैक्टर है उद्घाटन। तो ये 2008-9 की बातें करने से कुछ नहीं होगा। या तो आप 2008-9 के निर्माण का उद्घाटन करने अभी पहुंचे मार्च में, ये मतलब निकाला जाए, यानी कि आप इतने ज्यादा उन्माद में हैं कि आपको यही परवाह नहीं है कि कोई चीज पुरानी रखी हुई है। कल को लोग अपने घर का स्विच बोर्ड भी बुलाएंगे तो आप उसका उद्घाटन करने पहुंच जाएंगे, या फिर इन तमाम भ्रष्ट निर्माणकर्ताओं के साथ आप बराबर लिखते हैं। महेश जी, देखिए जो विषय है उससे अलग हटके कोई अगर बात रखी जाए, कही जाए, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि उसका कारण क्या है। अगर कोई कारण, जैसे अभी राजलक्ष्मी जी ने कहा ना, आप अगर उनके बात को कहीं ध्यान से अगर ये सुने होते आप एनटीए वाले पोर्शन पे ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने पहले बोला कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनका निलंबन हो जाना चाहिए, मंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए, बहुत सारी बातें उन्होंने करी है, आप उसी पर बोल दीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि नैतिकता का तकाजा तो यही है कि आज तक जितना कुछ हुआ है, जो लोग भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांक लें कि आपसे पहले क्या इस तरह का कोई ऐतिहासिक एक्शन कार्रवाई जो है लीक, पेपर लीक मामले में कभी हुआ क्या? सीबीआई को कभी केस सौंपी गई क्या? क्या इतना जल्दी जो है किसी भी प्रकार से सरकार ने इसमें जांच कमेटी बिठाई क्या? क्या इसमें जो नेक्सस होता है, कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग, या जिस प्रकार से इसमें नाम लोगों के आ रहे हैं, उन लोगों को क्या, उनको लेकर कभी इन लोगों ने कुछ कहा क्या? नहीं कहा। तेजस्वी यादव का नाम आया, आखिर में आप उसके ऊपर क्यों चुप हो गए? उसके बारे में भी बोलना चाहिए था। शिक्षा का जिस तरह का स्वरूप बनाया गया इस पूरे देश में, इन कांग्रेसी नेताओं के नाम पर 2-2, 4-4, 5-500 कॉलेज और स्कूल और शिक्षा माफिया जो संगठित गिरोह चलता था, किसी से छुपा हुआ क्या? राम लखन सिंह यादव और ये तमाम ऐसे नाम आप ले सकते हो कि जिनके नाम से ये कॉलेज और स्कूल चलाते थे, और एक संगठित गिरोह बन के पूरे देश को इन्होंने दोनों हाथों से लूटा। निवान शर्मा जी, आपका काउंटर है। देखिए आज जब हम हमेशा से यही हो रहा है, अच्छा इनको लग रहा है कि भाई इसमें इस मामले में कोई जांच से कोई चीज बाहर निकल के आए। अगर कोई जांच से आपको जांच पे विश्वास होगा, संसद में विश्वास होगा, ये कमेटी में विश्वास किसी न एक व्यक्ति ने आकर बोल दिया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब लग गए उनको बताने के लिए, पूरा तंत्र लग गया। मतलब लोगों को दिखाई देगा आज कहीं उन्माद और उत्पात और दंगा फसाद कराने की हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं। इनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि लीक हुआ या पेपर लीक हुआ तो उसमें कोई चीज क्या हासिल होगा, क्या नहीं हासिल होगा। इन्होंने ऐसा क्या किया है कि जो ये सामने आज कर्नाटक की मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं तेलंगाना की अभी हाल में ही तेलंगाना में पेपर लीक हुआ, क्या कर लिया किसी ने? मुझे कोई बताएगा क्या? तब ये क्यों होने जा रहा है? 172 ऊपर घटनाएं घट चुकी है। संजय जी के पास में जाओगे, संजय उपाध्याय जी के पास में जाओगे। महेश जी थोड़ा सा शांत रहिएगा। संजय जी, मैं आपके पास नहीं होनी चाहिए। और राजनीति करने के लिए लगातार कह रहा है, राजनीति राहुल गांधी कह रहे हैं कि कलेक्टिव मैसेज में देना चाहता हूं कि सरकार से हम बात करने को तैयार हैं, सरकार टेबल टॉक हमसे करे, हम बात करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन एक टेबल पर ना विपक्ष और सत्ता पक्ष कभी नजर नहीं आता। फिलहाल इस टेन्योर में तो नहीं नजर आता। सही बात है, दोनों कभी सहमति से कोई काम नहीं किए हैं, जबकि पहले का इतिहास रहा है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो कोई निर्णय ठोस निकलता है। लेकिन अभी चूंकि इनको एक हंगामा करना है, और निश्चित रूप से ये बड़ा ही इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हो गई है तो मुझे लगता है कि जितनी कार्रवाई की जा रही है वो पर्याप्त है। इससे ज़्यादा और होना चाहिए। सरकार को या मंत्री को उसका इस्तीफा ले लेना ये कोई बड़ा ये नहीं हो सकता है, उसका वो कोई उपाय नहीं है। इस पे जो काम किए जा रहे हैं, सीबीआई को इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करना चाहिए। और बहुत सारी गिरफ्तारियां, लगभग 23-24 लोग पकड़े गए हैं। इसमें इंटर स्टेट नेक्सस की बात आ रही है, तो इस नेक्सस को कैसे पकड़ा जाए इस पे बात होनी चाहिए। इनको विपक्ष को सुझाव देना चाहिए। हंगामा करने से ज़्यादा बढ़िया है कि तथ्यपूर्ण बातों पे बात करना चाहिए। इनको सुझाव देकर
उनको बताना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। एक तो अच्छी बात है विपक्ष जो उठा रहा है कि इस पे जितने जोरदार जो हंगामे हो रहे हैं, हंगामा नहीं होकर बातचीत होना इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन सिर्फ हंगामा किया जा रहा है। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता साहब हैं, इन्होंने कुछ और ही सुझाव दिए हैं, वो सटीक सुझाव मुझे नहीं लगता है किया है। अगर इनको ऐसा लगता है कि इस्तीफा लेने से कुछ नहीं होगा, तो इनको याद होना चाहिए, जैसा मैं पहले कह रहा था, भाजपा इतने साल विपक्ष में रही है, उसने इस्तीफा मांगने के अलावा कुछ नहीं किया है। और इनको ये लगता है कि विपक्ष आज का जो है और ये महेश वर्मा को बोल दीजिए, आप वाले क्या ये सख्त कानून लागू करेंगे जो पेपर लीक के मामले में है? क्या ये कर्नाटक में सख्त कानून आप लागू करेंगे? समझ में नहीं आता है। क्या ये वेस्ट बंगाल में अपने एलआई के ऊपर दबाव बनाएंगे? क्या झारखंड में सख्त कानून लेकर आएंगे? नहीं ले आएंगे। और आज से नहीं, ये जो चीज है ये भाजपा शासित राज्यों में जिस प्रकार से ये कानून अमल में है, क्या हमारे शासित राज्यों में या इनके जो एलआई जहाँ पे जिनकी सरकार है वहाँ पे इस तरह के कानून है? नहीं है। और यदि इनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चाहिए तो कम से कम इतना ही करके दिखा दें कि जो भाजपा वाला अपना सेंटर चला रहा है, कई बच्चे एक साथ में लागू करते हैं, कम से कम इतना ही करके। यश श्रीवास्तव जी, यश जी एक सवाल है मेरा आपसे, महेश जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। यश जी एक सवाल है, ये तो कोई लॉजिक या जवाब नहीं हुआ सर। देखिए मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, लेकिन आपकी तरफ से ये जवाब, भाई वो हमसे इस्तीफा मांगते तो हम भी इस्तीफा मांगेंगे, हम सॉल्यूशन नहीं देंगे, ये क्या लॉजिक है सर? एयरपोर्ट पे घटी तो आपको, देखिए मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि महेश वर्मा को चुप कराइए, बीच में बोले जा रहे हैं, लोग मर गए पता और भी वो नहीं भी सरकारी शराब के पीने से, और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, यदि आप सुन पा रही हैं तो सुन लो। मैं ये मान कर रहा हूँ जिस भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति के सेंटर क्या मतलब है, कई सारे लोग जाकर एक साथ टॉप रैंक ले आए, कम से कम इतना ही करके दिखा दीजिए कि भविष्य में उस व्यक्ति के सेंटर पर कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। इतना ही करके दिखा दीजिए तो हम आपको मान लें कि चलिए आप प्रगति कर रहे हैं अपनी जांच में। आपने तो वो भी नहीं किया। अरे आप अपनी राज्य सरकारों को कहिए ना कि सख्ती से कानून अमल में लाएं। जो आदमी पेपर लीक का मामले में जो शामिल होते हैं, संलिप्त होते हैं, आपके राज्य सरकारें जहाँ पे आप चला रहे हैं, आप वहाँ तक कानून क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या कारण है? आप महेश वर्मा जी, आपको उन लोगों से पैसा मिलता है, उन लोग संगठित गिरोह आपके साथ है, वो सब आप। महेश जी एक लॉजिकल पॉइंट है, एक लॉजिकल पॉइंट है सर, इसको सुन लीजिए। जब वो कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं बोल रहे थे तो मैंने टोका उनको, लेकिन एक लॉजिकल पॉइंट है, इसको प्लीज सुनिए सर। यश जी बोलिए। देखिए मैं 2 बार और कह चुका हूं, अभी जिस एग्जाम सेंटर पर विवाद हुआ कि वो भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति का है और वहां बहुत सारे बच्चे दूसरे राज्य से पहुंच के अपना सेंटर बनाते हैं, सबको अगल बगल रोल नंबर मिलता है, वो सब एक सी रैंक लेके आते हैं और उनको एग्जाम सेंटर बदलने के लिए अचानक एक विंडो दी गई। क्या लॉजिकल है उनको जो आप बाद में बोला गया था कि आप भाजपा के कौन से भाजपा के नहीं मैं ये कहूँ कि मैं कहूँ कि राहुल गांधी का सेंटर चल रहा था और राहुल गांधी के सेंटर पे ऐसा हुआ, एक ही साल में लॉजिकल हो जाएगा। तो कम से कम इतना ही करके दिखा दीजिए कि सर यहाँ पर सेंटर का क्वेश्चन नहीं है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या फिर नितिन गडकरी या फिर धर्मेंद्र प्रधान का सेंटर नहीं है सर, वो एग्जाम सेंटर है। एग्जाम सेंटर की बात आ रही है, इसमें ये मुद्दा है कि अगर कोई एग्जाम सेंटर कल्पेट पाया गया है तो क्यों ना उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए कि वहां पर दोबारा से एग्जाम नहीं होगा। इसमें क्या बुराई है सर? आपको इसमें क्या एतराज नजर आ रहा है? कम से कम इसको आप सर नोट डाउन तो कर सकते हैं। नहीं आप पूजा जी आप एक पढ़े लिखे समझदार और एक पत्रकार और जानकार है। एक सिंपल सी बात है कि जिस सेंटर से लीक हुआ, ई रिक्शा से लीक हुआ, कोरियर वाले से लीक हुआ, किससे पेपर लीक हुआ, ये तो जांच का विषय है ना। और उसमें पुलिस ने जिन लोगों को 20 से 25 लोगों को अरेस्ट किया, उसमें जो चीज खुलासा हुआ उसको आपके दर्शकों के आगे परोसना चाहिए ना, बताना चाहिए ना कि कम से कम कि किस तरह की वो घटना घटी। जैसे लोग जो है इसी तरह से झूठ, क्या मतलब बनता है ये? क्या छात्रों को होगा क्या? थोड़ी सी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। नहीं, महेश वर्मा के बारे में आप भी जानती हैं, इसने क्यों नाम लिया मेरा? अभी मैंने तो नहीं नाम लिया इनका। देखिए जहां तक
निवान जी जहां बोलिए। तक एग्जाम सेंटर्स की बात है, जहां तक एग्जाम सेंटर्स की बात है, कितने ऐसे एग्जाम सेंटर्स पकड़े गए हैं जिनका कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं से संबंध है? एक चीज ये, अरे भैया दूसरी मैं चीज कह रहा ये हूँ कि अगर अब ये आप तो ये हमसे बात या चर्चा तो सुनो, करिए, आपके हमें ये राय चैनल मशवरा और दीजिए। प्लेटफॉर्म हम को जो 2 है ना साल से पूजा इस जी, मुद्दे को उठा ये रहे हैं। इसलिए नहीं 2 है साल से कि यहाँ पर CBI आके जो है इंक्वायरी ये आप लोग इंक्वायरी प्रचार हो गई, भाजपा के सबकी खिलाफ जानकारी प्रचार प्रसार उन्होंने के लिए सबने चैनल नहीं बताया है ना किस तरह से कि यहाँ फोकस आदमी करना जो है, आए और वो तरीके से न्यूज से ऑर्गेनाइज बकता रहे और आप तरीके से सुनते पेपर रहोगे। किए जा रहे हैं, या तब तो इस इन्होंने व्यक्ति 2 को साल में बोलो कार्रवाई कि क्यों भाई नहीं बताए करी? कि भाजपा का अब कौन सा आज सेंटर है, तो पकड़े गए, भाजपा तो के कौन से आज आदमी आ है रही है। जिसके अब सेंटर पे ये घटना सर घटी है यहाँ पे उसकी आप वजह से भाजपा के उसको सेंटर का आरक्षित जिक्र किया कर रहे गया है। हैं, वो पूछ रहे हैं या आपसे तो कि नाम कौन सा बताएं, सेंटर है, नहीं बता तो दीजिए माफी सर। मांगे, हरियाणा तो का आप सेंटर माफी मांगो। ये जिस हरियाणा इस तरह के झूठ का प्रचार करा रहे होते इसका मतलब क्या है? समझना चाहूंगा ना, भाजपा के नेता का है। क्या मतलब है आप इसका? कंफर्म कर लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि 2 साल से हम इस मुद्दे नाम को बताओ ना, आज नाम बताओ भाई। चर्चा कर रहे हैं, इससे ऐसे पहले कह कोई चर्चा नहीं करते थे के इस ऐसे पे। कह के भाग ये जाना, सुनते नहीं थे हमारी ऐसे बात। कह के कि हम भाजपा का, CBI मैं तो की ये जांच कह रहा हो हूँ कि चुकी है। ठीक है, मैं किसी का नाम ठीक नहीं हूँ। है, ऑडियो को डाउन आपके कीजिएगा। यहाँ राज लक्ष्मी जी के पास में एग्जाम जाऊंगी, सेंटर चलाते राज लक्ष्मी जी के पास जाऊंगी। राज लक्ष्मी जी, क्या लगता है सेंटर्स का क्वेश्चन यहाँ पर रेज हुआ है, और इसके अलावा एक सवाल जो मैंने पूछा वो सवाल ये था कि टेबल टॉक होनी चाहिए पक्ष और विपक्ष के बीच में, क्योंकि ये एक ऐसा सामूहिक मुद्दा है जो सरकार से ऊपर है, क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर कोई सेंटर में आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई नेक्सस महेश जी, चल आपकी रहा है, तो आवाज नहीं आ रही है, राजलक्ष्मी जी को सुन लीजिए सर एक बार जी। जी देखिए, अगर कोई सेंटर से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई नेक्सस का सवाल है, तो फिर उसको उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही चाहिए। और देखिए, ये ऐसे ही सारे जो भी सुझाव होंगे वो उसके लिए एक्चुअली अभी एक जैसे मैंने कहा कि एक कमेटी का गठन हुआ है जिसमें इसरो के जो पूर्व चेयरमैन है उनकी अध्यक्षता में ये होना है कि ये सबसे एक्चुअली ये लोग सुझाव वगैरह भी पूछ रहे हैं। तो ऐसे सारे सुझावों से मुझे लगता है कि आगे जाकर के एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए कि जहां जैसे अगर ऐसा कोई सेंटर है या फिर ऐसे जैसे अभी देखिए 3 या 4 सेट बनते हैं क्वेश्चन पेपर्स के, तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होगी या उसका जो वो लीक नहीं हो, उसके लिए कैसा सिस्टम बनाया जाए, इसके लिए जो एजुकेशनिस्ट है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, उन्होंने बैठ के ठीक तरीके से करना चाहिए। ये नहीं है कि ये भाजपा का सेंटर है, ये इनका सेंटर है, उनका सेंटर है। देखिए, मुझे एक आपत्ति है एक विषय से कि कोई भी अगर कोई भी दुर्घटना हो तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ये पॉलिटिकल एंगल आ जाता है। जैसे आज वो एयरपोर्ट का जो छत गिर गई, उसके ऊपर से ये हो गया कि प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल नहीं उठता तो फिर ये कम से कम हम लोग ये तो पूछ सकते थे कि हो सकता है कि इसका जो है इसका कंस्ट्रक्शन यूपीए की सरकार के टाइम में हुआ हो, लेकिन मेंटेनेंस तो भी भाजपा ने करना चाहिए था। तो ये ऐसा सवाल न करते हुए पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो उन पर या तो इन पर, ये ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन्होंने उसका जो कंस्ट्रक्शन किया होगा और जो अभी आज राज में है उनका भी तो बहुत अच्छी बात राजलक्ष्मी जी ने यहाँ पर कही है, क्योंकि देखिए देश राज्यों से निर्मित होता है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। तो जब हम देश के विषय की बात कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं, तो सभी सरकारों को, सभी राज्य सरकारों को, सभी पार्टियों को एकजुट होकर के टेबल टॉक करनी ही पड़ेगी। संजय जी। जी, मैं ये कह रहा था, ये इंटर स्टेट नेक्सस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बिहार स्टेट से सिर्फ आया हो। अगर ओरिजिन देखे तो झारखंड स्टेट से है। एक ऐसा कॉलेज है जहाँ से इसका पेपर लीक हुआ है। तो अगर सरकारों पे अगर एलिगेशन लगाने की बात आएगी तो हर एक सरकार इसके घेरे में आ जाएंगी, राज्य सरकारें आ जाएंगी। केंद्र सरकार की इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शिक्षा मंत्री का ये दायित्व है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, इसको रोकना चाहिए था। लेकिन अगर लीक हुआ है तो अब उसके इतिहास में जाना और कैसे हुआ, क्या हुआ, एलिगेशन लगाना, इन सब चीज़ से बच के इस पे एक ठोस कदम कैसे बने, कैसे चीज़ों को, व्यवस्थाओं को ठीक से बनाया जाए, लीकेजेस को कैसे पैक किया जाए, इन सब विषयों पे सबको बैठ के बात करनी चाहिए थी। पक्ष और विपक्ष की ये बात नहीं है, ये बात एंटी सोशल एलिमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें हो सकता है कि मेरे ज़हन में एक सवाल आता है संजय जी, जी। आप मेरे ख्याल से सबसे वरिष्ठ भी हैं इस पैनल में और अनुभवी भी।
देखिए, हो सकता है कि युवाओं के कंधे पर कोई अपनी सियासी रोटी सेक ले और कोई इस जवाब से बच करके अपनी सत्ता बचा भी ले, लेकिन सवाल ये है कि जब आप वापस से वोट मांगने के लिए जाएंगे तो मुंह क्या दिखाएंगे? सही बात है। इसमें देखें, ये ऐसे मैंने शुरू में बोला था, ऐसे बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है जो अपना करियर अब शुरू करने वाले हैं, और ये डॉक्टर जैसे प्रोफेशन, सबसे ज़्यादा नोबेल प्रोफेशन जो है, उससे जुड़ा हुआ विषय है। ऐसे विषयों पे इस पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए था। इस पे एक ठोस सॉल्यूशन निकालना चाहिए था। और जब आप जाते हैं इसमें, अब इस्तीफा ले लेना और ये लेना, आप कितने मंत्रियों से इस्तीफा लेंगे? राज्य मंत्री जो हैं या राज्य सरकारें जो हैं, उन सरकारों का भी तो दायित्व होता है कि इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की गोपनीयता को बरकरार रखें। क्या आप उनसे भी इस्तीफा लेंगे? क्या है आपका निवान जी काउंटर है? क्या उससे भी आप इस्तीफा लेंगे? क्या मैं विद प्रूफ आज एक्सपोज करने वाला हूँ। ये देखिए, ये द वायर की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है, इन हरियाणा 6 टॉपर्स रोड द नीट एग्जाम एट अ स्कूल रन बाय बीजेपी लीडर्स फैमिली। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, एक हरियाणा के स्कूल में जहां पे 6 बच्चों ने टॉप कर दिया और वो बीजेपी नेता का निकलता है। और ये निवान जी, ये स्थिति जो है, निवान जी, ये स्थिति जो है 7 राज्यों में है। 7 राज्यों में है, किसी एक राज्य की बात नहीं है। 7 राज्य इसमें संलिप्त हैं, जहां पे ये घटनाएं हुई है। कहीं से लीक हुआ है, कहीं पे सेंटर पे हुआ है, कहीं पे उनको तैयार करवाया गया है। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई तो केवल दूसरी सरकारों पे होनी चाहिए। बीजेपी का नेता अगर उस स्कूल का, उसके रिश्तेदारों का स्कूल निकलता है तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एसआईटी की रिपोर्ट को ये आप सिर्फ हरियाणा पे मत आए, आप झारखंड के लिए क्या कहेंगे? झारखंड में जहां पे दूसरी सरकार है, जहां से पेपर लीक होने का ओरिजिन है, उस स्टेट के साथ क्या करेंगे? वहां पे कैसे इसको संभालना चाहिए था? क्या यह राज्य सरकारों का दायित्व नहीं है? गोपनीयता को कैसे बरकरार रखा जाए? अब ये चर्चा करने का तैयार नहीं है। सबूत आ गए, सीबीआई की रिपोर्ट आ गई, महेश जी, निवान जी सुनिएगा। महेश जी, लगातार विपक्ष आरोप लगाता है सत्ता पक्ष के ऊपर कि कभी टेबल टॉक नहीं होती। मैं बार बार इस मुद्दे को रेज इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। लाखों लाख बच्चों के सपने टूट गए हैं सर। बच्चे इस डिबेट के बाद भी, और शायद सदन की कार्रवाई चल रही है, उसको भी टकटकी लगाए देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे इनको चुन करके मैंने सदन के अंदर भेजा, ये क्या कर रहे हैं? वेल के अंदर हंगामा मचा रहे हैं और एक जवाब से भाग रहा है। सर क्या टेबल टॉक होगी क्या सर? नहीं, कोई ये कह देना बहुत आसान है कि कोई जवाब से भाग रहा है। जवाब से कौन भाग रहा है? सर वो भी तो कह सकते हैं कि ये कह देना बहुत आसान है कि हंगामा मचा रहे हैं। अरे भाई, सर मेरा काम है दोनों को कोड करना सर। अरे भाई, जवाब नहीं देना होता तो आदमी जो है संसद में इस चीज को एक्सेप्ट ही सरकार क्यों करती कि भाई हम इस पे चर्चा करना है? चर्चा करिए ना। चर्चा में ये चीज, जब ये घटना घटी और जब घटना घटने के बाद कितनी सारी चीजों को बनाया गया, किस तरह से उन्माद और उत्पात बच्चों से सड़कों सर मैंने एक सवाल किया आपसे महेश जी, अभी मुद्दा वो नहीं जो स्टार्टिंग में रेज किया मैंने। मुद्दा ये है कि क्या सरकार टेबल टॉक करेगी तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ? पहले ये बताओ कि टेबल टॉक क्या होता है, पहले वो आप समझाओ ना। टेबल टॉक संसद में अगर सरकार ने उसको सहर्ष स्वीकार किया है कि भाई हम इसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो इससे बड़ा और क्या डिस्कशन का हम आधार बना सकते हैं? और इसमें जो जिम्मेवार है, कहीं अभी जो सामने आ रही है जिसमें इसमें लगभग 200 से ऊपर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। संजय उपाध्याय जो बात कर रहे हैं वो क्या गलत कह रहे हैं कि जो संजीव मुखिया जो किंग पिन सामने आया, जिसने सारी चीजों को बताया, जिसने ये भी बताया कि किन किन लोगों को उसने पैसा दिया, किन किन लोगों को इसमें शामिल किया। अब ये सारे चीज जो है, जो लोग इसमें नाम आ रहा है, ई रिक्शा वाला इसमें शामिल रहा, जो कैरी किया वो शामिल रहा, जो कोरियर वाला था वो शामिल हुआ। अब सवाल यह है कि इसके आड़ में भाजपा को बदनाम करना सिर्फ मात्र यही एक लक्ष्य है क्या? यही छात्रों के हित में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम किया जाए। अब आज बहस अगर हो रही है नीट के ऊपर, तो आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाइए, कहिए कि भाई वहाँ बनी हुई थी, पेपर लीक कराते हैं, सरकार में वो बनी हुई थी, और अब ये मारने वाले वो सेट को बनाया था। महेश जब उस चीज का यश जी, निवान जी, मुद्दा ये नहीं कि दल के भविष्य का क्या होगा, लेकिन सोचिए कि देश का भविष्य नहीं रहेगा,
तो दलों का क्या होगा? बहुत शुक्रिया आप सभी यही का चीज- हमारे ये- साथ चर्चा करने के लिए और इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। तमाम युवा इस समय टकटकी लगाए टीवी स्क्रीन को देखते होंगे, सोचते होंगे कि तख्तियां लिए विपक्ष जिससे उम्मीद करी थी कि एक वाजिब सवाल पूछेगा, वो तो हंगामा कर रहा है, वो तो वेल में उतर आया। और वो पक्ष जिसको हमने बहुमत दे दिया सरकार चलाने का, हमारे भविष्य का क्या हुआ? नौकरियां कहाँ हैं? एग्जाम्स का क्या हुआ? कैसे उम्मीद बढ़ाएं, कैसे उम्मीद बांधे रहें? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको शायद दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके खोजने पड़ेंगे और वही लाइन दोबारा से दोहरा रही हूँ। ये मत सोचिए कि दल के भविष्य का क्या होगा, ये सोचिए देश का भविष्य यानी कि युवाओं का भविष्य नहीं रहा तो दलों का क्या होगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने रही न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।